वेलकम टू जीनियस क्लासेस। मैं पढ़ाने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बायोटेक्नोलॉजी। पहले उसकी डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उन तकनीकों या उन विधियों का अध्ययन करते हैं जिनकी सूक्ष्म जीवों की सहायता से नए मानव जीवन के लिए नए उत्पाद या कुछ भी उत्पाद या प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था। तो बायोटेक के EFB के अकॉर्डिंग क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन? तो उसके अकॉर्डिंग होती है बायोटेक्नोलॉजी एक सेवाओं एवं उत्पाद, जैसे इसमें आता है प्लांट, उत्तक, कोशिका और मॉलिक्यूलर एनालिसिस, जैसे आणविक समायोजन का समरूपक है ये एक। तो फिर अपन ने देखा था इसके कंसेप्ट दो होते हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन ने क्या पढ़ा था? जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन ने देखा था कि मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी वांछित किसी भी कोशिका से या जीव से वांछित जीन को निकालकर उसे किसी वाहक की सहायता से दूसरे जीव में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे अपन परपोषी कोशिका कहते हैं। जिसमें ट्रांसफर करते हैं उसे परपोषी कोशिका कहते हैं, और जिसमें से निकालते हैं उसे वांछित जीन कहते हैं। फिर इसका यूज क्यों करते हैं? मानव उपयोगी वस्तुएं या उत्पाद बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर सेकंड इसका कंसेप्ट था केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। केमिकल इंजीनियरिंग जो वांछित जीन अपन ने किसी भी कोशिका से या सूक्ष्म जीव से निकाली है, उस वांछित जीन को ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे कि वो अपनी ग्रोथ कर सके और मतलब अपन को ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो सके। अगर ज़्यादा उत्पाद अपन करते क्यों है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कि ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो सके अपन को, इसी वजह से तो केमिकल इंजीनियरिंग का ये यूज़ होता है। फिर अपन ने बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन ने क्या देखा था? जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन ने देखा था DNA पुनर्योगज तकनीक, रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक। तो रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक किसने दी थी? सबसे पहले पॉल बर्ग ने दी थी। किसने दी थी? पॉल बर्ग ने दी थी। और इन्होंने सबसे पहले दी थी SV14 जो जीन थी उसे अल्फा लैम्ब्डा फेज जीवाणु की वाहक की सहायता से ई कोलाई में ट्रांसफर किया था। कि पहले तो कौन सी वांछित जीन कौन सी थी? SV14। वांछित जीन कौन सी थी? SV14। इसे वांछित जीन कहते हैं। ये थी वांछित जीन। फिर वांछित जीन हो गई। फिर वाहक किसको लिया था? अल्फा लैम्ब्डा फेज। किसको लिया था? अल्फा लैम्ब्डा फेज। ये था इसका वाहक, इसने वाहक का कार्य किया था। फिर लेता है अपन परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिका क्या थी? ई कोलाई थी। कौन सी थी परपोषी कोशिका? परपोषी कोशिका थी ई कोलाई। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में बताया किसने था? तो रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में बताया था पॉल बर्ग ने। उन्होंने किसकी सहायता से? उन्होंने वांछित जीन तो ली थी SV14 जिसका नाम था, वाहक क्या लिया था? अल्फा लैम्ब्डा फेज, और परपोषी कोशिका क्या थी? ई कोलाई थी परपोषी कोशिका। फिर अपन बात करते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया। ये सात पद होते हैं। इसमें सबसे मेन होता है PCR तकनीक, जिससे में पुनर्योगज जो उत्पाद बनता है वो प्रोटीन का उत्पाद बनता है, जिसे पुनर्योगज प्रोटीन उत्पाद कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कंपाउंड बोलते हैं उसे इंग्लिश में। फिर अपन बात करते हैं इसमें टॉपिक्स। वो 7 पद आपको पता होंगे, कल बताए थे कल की क्लास में। तो 7 पद होते हैं। पहले तो फर्स्ट होता है DNA का निष्कासन। DNA का निष्कासन किस प्रकार करते हैं अपन? DNA का निष्कासन किस प्रकार करते हैं? जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव या कोई भी सूक्ष्म जीव की कोशिका अपन ने ले ली, उसमें से अपन वांछित तो DNA को निकालते हैं और इस प्रक्रिया को DNA का निष्कासन कहते हैं। फिर सेकंड आता है DNA का पाचन। कोई भी मतलब किसी भी जीवाणु या सूक्ष्म जीव की सहायता से DNA का पाचन करवाते हैं, जिससे कि मतलब उस DNA को अपन समझ सकते हैं उसके बारे में। फिर थर्ड आता है जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब DNA का पृथक्करण। DNA का पृथक्करण इसमें अगार अगार जो होती है वो अगार अगार प्लेट होती है एक। वो किस प्रकार की प्लेट होती है? उसमें मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों साइड होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। मैं समझाती हूँ आपको इस तरीके से। कल भी बताया था इसके बारे में। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है? DNA का पृथक्करण होता है। ये इसमें ऐसे होता है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग। इसमें किस क्रम में रखता है? साइज के अकॉर्डिंग के क्रम में रखते हैं। ये चीज ध्यान रखना।
जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं उसमें किसका ध्यान रखता है, साइज के क्रम में रखता है, साइज के आकार के क्रम में रखता है। एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होते हैं। इसमें छोटे छोटे डीएनए के खंड होते हैं, उन्हें मतलब डीएनए को पृथक्करण किया जा सकता है। फिर फोर्थ आता है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। मतलब इन तीनों तकनीक के बाद जो अपन ने डीएनए निकाला है, इनके बाद में जो इसके मतलब जो तीनों प्रक्रियाएं करने के बाद जो नया डीएनए बनता है उसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। जो क्या होता है पीसीआर, मतलब फिर इसके बाद में आती है पीसीआर। पीसीआर क्या होती है, मैंने बताया था प्रोटीन कंपाउंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कंपाउंड होता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कंपाउंड क्या होता है, जो मतलब जो नया उत्पाद बनता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें पीसीआर तकनीक होती है, वो मैन पॉइंट होता है, इसका मुख्य पद होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और इसे मतलब सावधानी से करने की जरूरत पड़ती है। फिर आता है आपका परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। मतलब परपोषी कोशिका क्या होती है, उसमें मतलब जो भी वांछित जीन है, जो जीन जिसमें से अपन ने डीएनए का निष्कासन किया। फिर सेकंड अपन लेते हैं वाहक, कोई भी हो सकता है वाहक, जैसे लैम्डा फेज जो भी है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं वाहक। वाहक ले लिया, फिर उसके बाद जो परपोषी कोशिका अपन ने सिलेक्ट किया, जिसके अंदर जो अपन ने वांछित डीएनए लिया उसको रिकॉम्बिनेंट करके डाला जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें डाला जाता है उसे परपोषी कोशिका कहते हैं। फिर आता है इसका अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, मतलब जैसे भी उसका उत्पाद बनाना, उत्पाद बनने के बाद उसकी मार्केटिंग जो भी है उसमें आता है वो सब। फिर अपन ने इसकी प्रोसेस देख ली थी। फिर आता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के टूल्स। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के टूल्स 4 होते हैं, एंजाइम, वाहक, कौन कौन से होते हैं, एंजाइम, वाहक, वांछित जीन और परपोषी कोशिका। कौन कौन से होते हैं, एंजाइम, वाहक, वांछित जीन और परपोषी कोशिका। एंजाइम क्या होता है, जो मतलब डीएनए खंडों को, डीएनए के निष्कासन के लिए जिनका उपयोग, पहले एंजाइम 2 प्रकार के हैं, तो डीएनए के निष्कासन के लिए जिनका उपयोग करते हैं और एक डीएनए के पाचन के लिए जिनका उपयोग करते हैं। फिर आता है एंजाइम, फिर वाहक, जिसकी सहायता से अपन वांछित जीन को परपोषी कोशिका में डालते हैं उसे वाहक कहते हैं। थर्ड आता है वांछित जीन, जो भी सूक्ष्म जीव से अपन जिस जीन को निकालते हैं या सिलेक्ट करते हैं, जो जीन जिसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है उसे वांछित जीन कहते हैं। फिर परपोषी कोशिका, जिस कोशिका में अपन डालते हैं जो वांछित जीन है उसे परपोषी कोशिका कहते हैं। पहले डीएनए निष्कासन के लिए 3 प्रकार के मैंने बताए थे, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, कार्टिलेज, सेल्यूलेज और लाइसोजाइम। कौन कौन से होते हैं, कार्टिलेज, सेल्यूलेज और लाइसोजाइम। कार्टिलेज होता है वो कवक सेल के लिए होता है, और सेल्यूलोज होता है जो पादप सेल के लिए होता है। लाइसोजाइम होता है वो जंतु या जीवाणु कोशिका के लिए होता है। फिर डीएनए के पाचन के लिए, डीएनए के पाचन के लिए भी 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और डीएनए को जोड़ने के लिए एक्सोन्यूक्लियस, जो डीएनए के मतलब किसी भी प्रकार का ये डीएनए है इसे किनारों से काटते हैं, बाहर की साइड से जो काटे हैं उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। इसमें आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है डीएनए फॉस्फेटेज। फिर अपन बात करते हैं यहाँ से ना काटकर एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जो डीएनए को बीच से काटते हैं, आंतरिक भाग से काटते हैं, डीएनए को अंदर की साइड से काटते हैं, उसे कहते हैं। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है आरएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे अपन प्रतिबंधित एंजाइम या आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। फिर आता है लाइगेज, जैसे ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपन ने को काटना ही होता है, बस काट के बस फ्री कर दिया, तो काटने के बाद उसे वापस जोड़ना भी होता है। तो जोड़ने के लिए इसमें किसका उपयोग करते हैं, एक एंजाइम आता है। जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। जैसे 2 कटे हुए डीएनए होते हैं, एक इसको जो वांछित है उसमें मतलब दोनों कटे हुए डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था आरएनए एंजाइम। कौन सा पढ़ा था, आरएनए एंजाइम। आरएनए एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये है प्राकृतिक, ऐसा तो है नहीं कि ये इसे लिए कहाँ जाता है, इसे अपन ऐसा तो है नहीं कि अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है या किसी भी जंतु की बॉडी के अंदर पाया जाता है, ऐसा तो है नहीं। बट ये और ऐसा भी नहीं है कि इसे अपन खुद बना सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब न तो ये अपनी बॉडी में पाया जाता है ना अपन इसे कृत्रिम रूप से बनाते हैं। यह है कौन सा, प्राकृतिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, आरएनए एंजाइम एक प्राकृतिक एंजाइम है जिसे जीवाणु से अलग किया जाता है। आरएनए एंजाइम को कहाँ से अलग किया जाता है, जीवाणु से अलग किया जाता है, पहले फर्स्ट चीज इसका। फिर इसकी फुल फॉर्म आती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसे आणविक कैंची और रासायनिक चाकू भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट स्मिथ व माथर ने की थी। किसने की थी इसकी खोज, अल्बर्ट स्मिथ व माथर ने की थी। पहला खोजा गया आरएनए एंजाइम कौन सा था, हिंद सेकेंड।
कौन सा था? पहला खोजा गया आर्यन एंजाइम कौन सा था? हिंद सेकेंड। कौन सा था? हिंद सेकेंड पहला खोजा गया। और मतलब जो आर्यन एंजाइम होते हैं उनका एक विशिष्ट क्रम होता है, जिसे मतलब उल्टा पढ़ने पे सीधा पढ़ने पे एक ही वर्ड प्राप्त होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि इंग्लिश का एक वर्ड होता है मैडम और हिंदी का एक वर्ड होता है मलयालम। किसी अगर लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े, दोनों एक ही वर्ड प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था, अब अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने छोड़ा था आर्यन एंजाइम आधा पढ़ा दिया था, आधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर्यन एंजाइम की फुल फॉर्म तो मैंने बताई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक प्राकृतिक एंजाइम है और इसे जीवाणुओं की सहायता से निकाले जाते हैं। अब तक के खोजे गए कितने जीवाणु हैं, कितने आर्यन एंजाइम है? 900 आर्यन एंजाइम अब तक कुल खोजे गए एंजाइम। किससे अलग किए थे? 230 जीवाणु प्रभेदों से अलग किए हुए हैं। मैंने बताया था कि ये एक प्राकृतिक है, तो इसे मतलब न तो अपनी बॉडी में पाया जाता है, नहीं ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, तो इसे अपन को जीवाणुओं से अलग किया जाता है। तो 900 आर्यन एंजाइम अब तक तो खोजे गए और कितने जीवाणुओं से अलग किए गए? वो 230 जीवाणु प्रभेद से अलग किए गए हैं। तो फिर आते हैं मतलब है ना, जो आर्यन एंजाइम होते हैं ना, वो 3 प्रकार के आर्यन एंजाइम होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। कौन कौन से होते हैं? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। 3 प्रकार के आर्यन एंजाइम होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। पहला तो ये इसका अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं करते हैं। सेकेंड का यूज अपन ओनली जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। इसका यूज इसलिए क्यों करते हैं? पहली बात तो ये इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये पहले किसी भी मतलब कोई भी डीएनए होता है उसे एक पैलिंड्रोमिक क्रम में काटते हैं, जो इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि आर्यन एंजाइम होता है वो डीएनए को विशिष्ट क्रम में काटता है, जिसे पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। तो इनमें से टाइप थर्ड भी नहीं काटता है, ना टाइप फर्स्ट काटता है, केवल टाइप सेकेंड काटता है। इसका यूज अपन किस में करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आर्यन टाइप फर्स्ट सेकेंड का यूज अपन इसमें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक जो एक डीएनए को पैलिंड्रोमिक क्रम में काटता है। किसमें काटता है? पैलिंड्रोमिक क्रम में काटता है। आर्यन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था। एक तो पहला खोजा गया है आर्यन एंजाइम कौन सा था? पहला खोजा गया तो हिंद सेकेंड। कौन सा था? पहला खोजा गया आर्यन एंजाइम कौन सा था? पहला खोजा गया आर्यन एंजाइम था हिंद सेकेंड। कौन सा था? हिंद सेकेंड। और इधर कौन सा था? इकोआर फर्स्ट। दो थे, ये पहला खोजा गया था और ये कॉमन। इसको क्या, इसका पहला तो है, ये पहला खोजा गया आर्यन एंजाइम कौन सा है? ये पहला खोजा गया आर्यन एंजाइम। और ये कौन सा है? ये कॉमन आर्यन एंजाइम है। कौन सा है? कॉमन आर्यन एंजाइम है, जिसका सामान्यतः यूज होता है। अब इन दोनों के बारे में, हिंद सेकेंड जो पहला खोजा गया आर्यन एंजाइम है, और ये इकोआर फर्स्ट कॉमन आर्यन एंजाइम है। मतलब सामान्यतः ज्यादातर अगर देखिए ज्यादातर यूज किसका होता है, तो ज्यादातर यूज होता है इसका इकोआर फर्स्ट का। सामान्यतः मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर देखें तो मोस्टली यूज इसी आर्यन एंजाइम का होता है। फिर अपन पढ़ते हैं कि मतलब इनके नामकरण तो आपको पता ही है, वैसे भी नामकरण भी बता देते हो किस प्रकार नामकरण करते हैं। तो जो पहला वर्ड जैसे ये इस प्रकार आर्यन एंजाइम का नामकरण होता है। तो आर्यन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार होता है? जैसा पहला तो क्या होता है? पहला वर्ड होता है वो वंश से लिया जाता है। कौन से? सूक्ष्म जीव के वंश से, सूक्ष्म जीव के वंश से लिया जाता है, वंश से। फिर आई आता है वो सूक्ष्म जीव की जाति से, जाति वंश। पहला वर्ड क्या होता है? वंश से लिया जाता है। दूसरा वर्ड होता है, दूसरे 2 वर्ड होते हैं, जैसे दूसरा 2 वर्ड होते हैं IN, दूसरे 2 वर्ड होते हैं वो सूक्ष्म जीव की जाति से। इसमें 2 वर्ड काम में लेते हैं। कौन से? 2 शब्द काम में लेते हैं, स्टार्टिंग के 2 शब्द काम में लेते हैं। और फिर D क्या होता है? स्ट्रेन, सूक्ष्म जीव की स्ट्रेन, मतलब प्रभेद कौन सा है? प्रभेद।
स्ट्रेन या प्रभेद, ये स्ट्रेन या प्रभेद, प्रभेद जिस प्रक्रिया से उसे अलग किया गया है। फिर ये अपन जो रोमन संख्या लेते हैं वो इसका क्रम, पृथक्करण का क्रम होता है, जिसे किस पृथक का क्रम, पृथक का क्रम। अब मैं बताती हूँ। पहले अपन नामकरण कैसे करते हैं, जैसे हिंद सेकंड है, हिंद सेकंड का नामकरण कैसे करते हैं, पहले एच जो कैपिटल में लिखते हैं वो इसके सूक्ष्म जीव के वंश, जिस वांछित जीन को अपन जिस सूक्ष्म जीव से निकाले जाता है उसका वंश के नाम से इसका पहला अक्षर आता है। सेकंड अक्षर आर्यन, सूक्ष्म दो शब्द लिखते हैं सेकंड में, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव की जाति पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, ये जाति पर डिपेंड करता है। डी अपन ने कहा से लिया था, सूक्ष्म जीव की स्ट्रेन या प्रभेद, जिस प्रकार से सूक्ष्म जीव को अलग किया जाता है, जिससे अलग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि 900 आर्यन एंजाइम खोजे गए हैं 230 प्रभेद जीवाणु प्रभेद से, जिस जीवाणु प्रभेद से अलग किया जाता है उसका ये थर्ड लेटर होता है, उसका नाम आता है। फिर सेकंड जो रोमन संख्या लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि पृथक्करण का क्रम, जिससे उसे पृथक किया जा सकता है, जिससे उसे पृथक किया जा सकता है। अभी एक मैं आपको पैलिंड्रोमिक क्रम का कुछ बताती हूँ। 5 डेज GAATT फिर 3 डेज, अभी दैट 3 डेज CTTTAG, ये 5 डेज अभी आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे। अब मतलब जो भी होता है वो इससे कैसे काटते हैं, आर्यन एंजाइम कैसे किस प्रकार करते हैं, आर्यन एंजाइम होता है जो पहली बात हुई, आर्यन एंजाइम पहले जिस रज्जु में काटेंगे दूसरे में भी उसी रज्जु या उस क्षेत्र से काटते हैं, पहली बात हुई। इसका मतलब ये होता है कि पहला आर्यन एंजाइम ये फर्स्ट रज्जु का, ये पहली रज्जु, पहली श्रृंखला रज्जु का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये है दूसरी श्रृंखला या दूसरा रज्जु। पहला रज्जु और दूसरी रज्जु, जिस मतलब जो आर्यन एंजाइम अगर पहले को यहाँ से काटा, पहली रज्जु को अगर यहाँ से काटता है वो यहाँ से, तो दूसरे में भी इसी क्षेत्र या इसी एरिया से काटेगा। तो अगर इसने यहाँ से काटा तो बनना कौन सा क्रम, ये वाला AATT 3 डेज, और ये इससे G से जुड़ा हुआ रहेगा 5 डेज। बच्चा कौन सा, ये वाला तो इधर बन गया, और ये 5 डेज G 3 डेज CTTAA, क्योंकि G तो इसके साथ चला गया, फिर ये आपस में ऐसे। इस प्रकार काटता है। अगर ये यहाँ से नहीं काट कर यहाँ से काटता है, अगर इसे यहाँ से काटता तो इसे भी यहाँ से ही काटना पड़ता। तो ये चीज ध्यान रखना, जो आर्यन एंजाइम होता है जो मतलब दो डीएनए को पहली रज्जु से जिस क्षेत्र से काटेंगे दूसरी रज्जु में भी उसी क्षेत्र से काटते हैं। फिर इसमें दो चीज आती है, एक तो ब्लेंडेड और एक युग्मित और एक अयुग्मित सिरे। अब मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको। ये एक पैलिंड्रोमिक क्रम का एक उदाहरण होता है। वैसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती है उसमें वैसे चिपचिपे जो सिरे होते हैं उन्हीं का ज्यादातर यूज किया जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब अपन को मोस्टली कि काट दिया डीएनए को आर्यन एंजाइम के द्वारा काट दिया और वो बात फ्री, तो उसे वापस भी तो जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए अगर युग्मित चिपचिपे सिरे होते हैं ना तो वो आपस में जुड़ने के लिए मतलब पहले से ही ऐसा एक्साइटमेंट होता है उनमें, तो वो पहले से जुड़ने के लिए ऐसा होता है। तो मतलब अगर इसमें मतलब ये चिपचिपे सिरे हैं तो मतलब कोई दूसरे डीएनए के साथ इन्हें जोड़ने की ट्राई करता है तो ये उसके साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। मतलब जो नहीं जुड़ते हैं अंधे सिरे जिन्हें कहते हैं युग्मित ब्लेंटेड जिन्हें कहते हैं वो होता है उनमें जुड़ते ही नहीं है, वो पहले से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे उसे बीच से काटते हैं, ऐसे बीच से काट दिया तो GAA, तो ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे CCC। अब इन्हें जोड़ेंगे कहाँ से अपन आपस में, तो पहले इसमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है जिनको जोड़ने के लिए, तो इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में नहीं करते अपन। बायोटेक्नोलॉजी में मोस्टली यूज किसका करता है, बायोटेक्नोलॉजी में इनका चिपचिपे जो सिरे होता है उनका यूज करते हैं। चिपचिपे सिरों का यूज इसलिए करते हैं जैसे अभी ये वाला है, इसी को देखते हैं, ये इससे एक क्षारक इससे जुड़ा हुआ है परंतु बाकी सभी 4 क्षारक वो जुड़े हुए नहीं है। ये चिपचिपे है क्योंकि ये यहाँ से अगर यहाँ इस वाले को देखें तो इस वाले में भी चिपचिपे है, तो अगर इन दोनों को आपस में मिलाता
अगर ये दोनों आपस में मिले ना तो इन दोनों को चिपकाने में आसानी रहती है। अगर दो डीएनए अगर ऐसे लगता है ये दोनों अलग अलग डीएनए हैं, तो अगर इनके बीच में स्पेस है, ये दोनों चिपचिपे हैं, तो आपस में चिपके को जैसे चुंबक एक दूसरे को लेके अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही इसमें है कि अगर ये अट्रैक्ट होगी, अब इसके बॉन्ड यहाँ से पूरे हो रखे हैं, ये आपस में चिपके हुए तो चिपकाएंगे कहाँ से? पहले तो इन्हें तोड़ना पड़ेगा चिपकाने के लिए दूसरे डीएनए को, पहले यहाँ से इनको अलग अलग करना पड़ेगा, फिर बाद में। तो इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी में यूज में इसका होता है अयुग्मित का, जिन्हें चिपचिपे सिरे भी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पैलिंड्रोमिक क्रम में दो प्रकार के होते हैं, युग्मित सिरे और अयुग्मित सिरे। अयुग्मित सिरे होते हैं और चिपचिपे सिरे भी कहते हैं, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ इसी तरीके से। भाई गजब, इन रोक तो देती। अब अपन पढ़ते हैं पैलिंड्रोमिक क्रम। पैलिंड्रोमिक क्रम दो प्रकार का होता है, युग्मित और अयुग्मित। इसे अयुग्मित को चिपचिपे भी कहते हैं, सहसंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपचिपे और सहसंजन। और इधर युग्मित होता है उन्हें कुंदित या कुंद सिरे भी कहते हैं, कुंद सिरे या अचिपचिपे सिरे। अचिपचिपे अब इसमें युग्मित की बात करते हैं तो ये वाला कोई भी क्षारक ले लेते हैं, जैसे G तो ये जुड़ा हुआ रहेगा डबल टी, C से जुड़ा हुआ रहेगा डबल टी, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें कुंदित सिरे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बाद में बात करते हैं अपन। फिर इधर आते हैं, इसका मतलब अयुग्मित, पहले से तो ये जुड़े हुए नहीं रहते आपस में। फिर चिपचिपे, ये आपस में जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब दो जो होते हैं आपस में जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। फिर सहसंजन का मतलब अगर केमिस्ट्री में देखें तो सहसंजन आपस में जोड़ने वाला बल होता है, उसे सहसंजन बल कहते हैं। तो अगर इसे सहसंजन के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपस में दो क्षारक होते हैं, वो आपस में जुड़ने की क्षमता रखते हैं। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे देख 5 G AA T C। अब ये यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। अगर मैंने इसे यहाँ से काटा तो ये C से जुड़ा हुआ है, बाकी ऐसे 5 3 अब ये चारों, ये 5 क्षारक जो जुड़े हुए नहीं है। अगर कोई भी दूसरा वाला कोई भी क्षारक आता है या कोई भी डीएनए से रचना आती है, वो आपस में जुड़ने की कैपेसिटी रखती है। कोई भी दूसरा डीएनए आता है वो आपस में जुड़ने की कैपेसिटी रहेगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ये पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये वाले जुड़ने की कैपेसिटी नहीं रखते। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, HPA फर्स्ट और हिंद सेकेंड इसी का एग्जाम्पल है। किसका? हिंद सेकेंड इसी का एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल की उधर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल इधर कौन से एग्जाम्पल आते हैं? इधर एग्जाम्पल आते हैं EcoR फर्स्ट और हिंद थर्ड। कौन सा आता है? EcoR फर्स्ट और हिंद थर्ड। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर मोस्टली बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा पैलिंड्रोमिक क्रम का यूज करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में अयुग्मित या चिपचिपे या सहसंजन पैलिंड्रोमिक क्रम का यूज करते हैं। युग्मित का क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपस में पहले से बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं, तो उनका यूज नहीं करते। यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो मतलब दूसरा जो डीएनए आता है वो जुड़ेगा कहाँ से? पहले तो उन्हें तोड़, ऐसा तो है नहीं कि बस काट दिया फ्री कर दिया, तो उन्हें आपस में तोड़ने, पहले इनको जोड़ना भी तो चाहिए। फिर अगर जोड़ेंगे तो पहले इनको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, जो कि खर्चीली भी होती है और अपना टाइम भी वेस्ट होता है। टाइम के साथ में मतलब बहुत सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ती है। तो ऐसा करेंगे अपन तो सीधा सा जो सिंपल तरीका वही अपनाते हैं, तो इसका यूज करते हैं। ये हो गया आपका आर्यन एंजाइम कंप्लीट। अब पढ़ते हैं वाहक के बारे में। वाहक क्या होता है? जो कि वांछित जीन लेते हैं। वांछित जीन जिसको भी सूक्ष्म जीव की सहायता से, मतलब दूसरे जो सूक्ष्म जीव या किसी भी वेक्टर, वाहक को इंग्लिश में पहले तो वेक्टर कहते हैं, जो भी मतलब सूक्ष्म जीव या वांछित जीन को लिया है उसे पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं। डीएनए को, जो पुनर्योगज डीएनए बना है उसे परपोषी कोशिका में
परपोषी कोशिका में जो स्थानांतरित करते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही स्थानांतरित हो जाता है, उसे किसी न किसी की तो सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आप जब पैदा हुए तो आप ऐसे ही चलने लग गए, आपको भी किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको स्टार्टिंग में अंगुली पकड़ के चलाया, वैसे ही वाहक कार्य करता है। जैसे जो वांछित जीन होती है उसी की वो अंगुली पकड़ता है, फिर दूसरी परपोषी कोशिका में उसे ले जाके छोड़ देता है। तो वाहक क्या कार्य करता है, एक इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं, एक तो मीडिएटर के रूप में ये काम करता है, पहली बात तो। फिर सेकंड चीज आती है ये कि मतलब है ना, जो उसे की अंगुली पकड़ के, अगर ऐसे ये नहीं याद होता तो अपन को अपने मम्मी पापा ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था, तो ये भी उसे वाहक जो पुनर्योगज डीएनए होता है उसे अंगुली पकड़ के परपोषी कोशिका में सेंड करता है। तो वाहक की डेफिनेशन लिखा देती हूँ। वाहक 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 को इंग्लिश में क्या, वाहक वेक्टर। वांछित जीन को परपोषी कोशिका में ले जाने का जो कार्य करता है उसे वाहक करते हैं। वांछित जीन को परपोषी कोशिका में, परपोषी कोशिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं होस्ट सेल, होस्ट सेल को ले जाने वाला या स्थानांतरित करने वाला या स्थानांतरित करने वाला वाहक कहलाता है। क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है। यह इसका कार्य होता है। ये इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। सेकंड अपन बात करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है। यह परपोषी कोशिका में अपनी खुद की प्रतिकृति, जिसे अगर अपन बात करते हैं तो खुद की कॉपी करने में सक्षम होता है। ये खुद की ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉपी कर सकता है। तो इस चीज को नोटिस कर लेते हैं अपन। पहले तो ये स्वयं की प्रतिकृति करने में सक्षम होते हैं। प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी खुद की। यह स्वयं की प्रतिकृति, कॉपी करने में सक्षम होता है। एग्जाम्पल देखें तो इसका पहला सबसे जो जाना माना या प्रसिद्ध फेमस एग्जाम्पल है प्लाज्मिड, जो वाहक के रूप में कार्य करता है। नाम तो सुना ही होगा, प्लाज्मिड वाहक। सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं वाहक के रूप में, प्लाज्मिड का। ये प्लाज्मिड होता है जो सबसे छोटा वाहक होता है। कौन सा होता है, सबसे छोटा वाहक होता है, और ये अपनी प्रतिकृति करने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। ये छोटा होता है तो अपनी प्रतिकृति भी सबसे ज्यादा करता है। और फिर सेकंड बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ये दोनों प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं, ये दोनों प्राकृतिक वाहक होते हैं। कौन से वाहक होते हैं, प्राकृतिक। कृत्रिम रूप से नहीं बनाए जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक होते हैं। ये नेचर में अपने आप पाए जाते हैं। अगर वापस से बता देती हूँ, वाहक वांछित जीन को परपोषी कोशिका में ले जाने का जो कार्य करता है वो वाहक कहलाता है, या जिसकी सहायता से अपन वांछित जीन में या पुनर्योगज डीएनए को ट्रांसफर करते हैं उसे वाहक कहते हैं। इसका मेन लक्षण क्या होता है कि यह स्वयं की प्रतिकृति या ज्यादा कॉपी बनाने में सक्षम होता है। दो एग्जाम्पल बताया मैंने, वो प्राकृतिक होते हैं बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है वो छोटा वाहक, सबसे छोटा वाहक होता है और सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। फिर बैक्टीरियोफेज होता है वो, ये दोनों मिलके प्राकृतिक होते हैं, नेचर में अपने आप पाए जाते हैं। न तो इनमें अपन क्रिएट कर सकते हैं, न इनको डिस्ट्रॉय तो क्या पता कर सकते हैं, बट इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते अपन। अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल वाहक। आर्टिफिशियल वाहक कौन से होते हैं, तो पहला आता है फ्रेगमेंट। कौन सा आता है, फ्रेगमेंट। नाम से पता चल रहा होगा ये किससे बना होता है, नाम से पता चल रहा होगा। एक तो बैक्टीरियोफेज, कौन सा था, बैक्टीरियोफेज, और प्लाज्मिड प्लाज्मिड। फिर आता है कोजमिड। कोजमिड, तो इसमें क्या, इस कोजमिड क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का कोश स्तर लेते हैं।
फेज का कोश स्थल प्लस प्लाज्मिड, यह है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। दोनों है, पहला फेगमिड। फेगमिड किससे किससे मिलकर बना होता है? ये दोनों प्राकृतिक होते हैं, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। तो आधा बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों के मिलकर जो बना होता है उसे फेगमिड कहते हैं। फिर कोजमिड आता है जो बैक्टीरियोफेज का कोश स्थल होता है। कोश स्थल क्या होता है? कोई भी वाहक है जहाँ पे ये वांछित जीन जो जुड़ती है उसे कोश स्थल कहते हैं, इसे कोश स्थल कहते हैं। तो इसमें नाम से जैसे पता चल रहा है, कोजमिड बैक्टीरियोफेज का कोश स्थल और प्लाज का एमआईडी। इसमें भी सेम, अगर फेगमिड की बात करें तो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड का मिड इसमें लेते हैं। फिर आता है थर्ड बीएसी और वाईएसी, ये भी आर्टिफिशियल वाहक के रूप में काम में लेते हैं इनको, वाईएसी। इसकी फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम गुणसूत्र। और वाईएसी होता है जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जैसे इसके तो नाम से पता ही चल रहा होगा, बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बैक्टीरिया के कृत्रिम गुणसूत्रों से मिलकर बना हुआ होता है। यीस्ट वाला, इसके नाम से पता चल रहा है वाईएसी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो यीस्ट के कृत्रिम गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। ये दोनों नेचुरल इंजीनियरिंग में काम में लिए जाते हैं। किसमें काम में लिए जाते हैं? ये दोनों नेचुरल इंजीनियरिंग में काम में लिए जाते हैं। नेचुरल इंजीनियरिंग में इनका मेनली यूज होता है। और ये दोनों होते हैं वो सबसे बड़े वाहक होते हैं। कौन से होते हैं? बड़े वाहक के रूप में इनका यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल मैंने लिखवा तो दिया, अब मैं समझा देती हूँ। पहला फेगमिड, 4 प्रकार के होते हैं, फेगमिड, कोजमिड, वाईएसी और बीएसी। फेगमिड होता है वो बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड से बना हुआ होता है। कोजमिड होता है वो बैक्टीरियोफेज का कोश स्थल रहता है। कोश स्थल मैंने बता दिया, कोई भी वांछित जीन होती है, वाहक होता है, कोई भी वाहक होता है, उसमें जो वांछित जीन को जो जुड़ने का स्थल होता है उसे कोश स्थल कहते हैं। तो जो भी कोश बैक्टीरियोफेज का कोश स्थल प्लस प्लाज्मिड, तो क्या बना? कोजमिड। जैसे नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियोफेज का कोश स्थल से कोश लिया गया है और मिड प्लाज्मिड का मिड लिया गया है। ये दोनों तो हो गए। फिर नेचुरल इंजीनियरिंग में जो यूज होता है बीएससी और वाईएसी। बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी की होती है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल जो ये नाम से जैसे पता चल रहा है यीस्ट से मिलकर बने होता है, और बैक्टीरियल का जैसे नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया से मिलकर बने होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम और मैं बना देती हूँ। तो बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएसी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये दोनों होते हैं वो बड़े वाहक होते हैं। सबसे छोटा वाहक कौन सा होता है? प्लाज्मिड। नेचर का सबसे छोटा कौन सा होता है? प्लाज्मिड, जो कि नेचुरल है, ना कि प्राकृतिक है, ना कि आर्टिफिशियल है वो। और बीएससी और वाईएसी मानव द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया आर्टिफिशियल है। जैसे नाम में पता चल रहा है इनके, तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब बात करते हैं अपन पादपों में सामान्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसिया जीवाणु होता है, उसका टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। पादपों में सामान्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसियस होता है, उसका टीआई प्लाज्मिड के रूप में वाहक के रूप में काम करते हैं पादपों में। जंतुओं में अलग होता है। जंतुओं में कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस जीवाणु होता है जो आरआई प्लाज्मिड से निकाला जाता है। कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस जीवाणु होता है जो आरआई प्लाज्मिड से निकाला जाता है। जो जंतु पादपों में काम में लेते हैं वो टीआई प्लाज्मिड से निकाला हुआ होता है, और जो जंतुओं में काम में लेते हैं वो आरआई जीवाणु द्वारा प्लाज्मिड द्वारा निकाला हुआ होता है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, ये कोई भी वाहक होता है, इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो वीर क्षेत्र और एक टीआई क्षेत्र। वीर क्षेत्र और टीआई क्षेत्र, वीर क्षेत्र और टीआई क्षेत्र। ये कौन सा है? टीआई प्लाज्मिड। इसका डायग्राम कौन सा है? टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम है। जैसे यहाँ से पता चल रहा है टीआई क्षेत्र से टीआई प्लाज्मिड, तो टीआई जीन होती है
और ये वीर क्षेत्र होता है। टीआई जीन क्या होती है? टी जीन का नियंत्रण करती है। कौन से जीन का नियंत्रण करती है? ये टी जीन का नियंत्रण करती है, मतलब टी जीन को कंट्रोल करने का कार्य करती है टीआई जीन। कौन से प्लाज्मिड में पाई जाती है? टीआई प्लाज्मिड में पाई जाती है। फिर आता है वीआई क्षेत्र, वीआईआर क्षेत्र, जो डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री में गांठों का निर्माण करता है। ये पहली बात तो ये अपन इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज अपन पादपों में करते हैं। तो डाइकोट जो द्विबीजपत्री होता है उनमें गांठों का निर्माण कौन सा क्षेत्र, कौन सी जीन करती है या कौन सा क्षेत्र करता है? वीर क्षेत्र करता है। डाइकोट में गांठों का निर्माण करता है। जो किसका काम करती है? क्या मैंने क्या बताया था? वीर क्षेत्र होता है जो डाइकोट में गांठों का निर्माण करता है। गांठों में क्राउन गोल्स का निर्माण करता है। किसका करता है? क्राउन गोल्स का निर्माण करता है। तो ये क्या होती है? डाइकोट द्विबीजपत्री होती है जिसमें मुख्यतः दलहनी फसलें आती है। दलहनी फसलों में क्या होता है? गांठें पाई जाती है, जिनके राइजोबियम में गांठें पाई जाती है राइजोबियम की, जो लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। लेग हीमोग्लोबिन, वर्ड ध्यान रखना, लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम सुना ही होगा, जो मानव के रक्त में पाया जाता है, लेकिन लेग हीमोग्लोबिन ये जो निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। ये किस प्रकार का होता है? गुलाबी रंग का होता है। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन गुलाबी रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। कौन सा होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है जो गांठों का निर्माण होता है। वो गांठें क्या करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण का स्राव करते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो गुलाबी रंग का चिपचिपा पदार्थ का स्राव करता है। तो चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे इनके कारण क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका तो स्थिरीकरण होता है, साथ में जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसका भी स्थिरीकरण होता है। फिर अपन बात करते हैं टीआई जीन। टीआई जीन का क्या होता है? जो टीआई जीन होती है वो टीआई जीन का नियंत्रण करती है। ये किसमें पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड में। पादपों में सामान्यतः कौन सा काम कर लेता है? पादपों में सामान्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसियस जो जीवाणु होता है, फेंसियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसियस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। वाहक के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं वापस से। तो पादपों में सामान्यतः कौन सा यूज प्लाज्मिड का वाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है वाहक के रूप में टीआई प्लाज्मिड का। अगर जंतुओं में बात करूं तो आरआई प्लाज्मिड होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो पादपों में सामान्यतः ये मैन नोट कर लेना अच्छे से। पादपों में सामान्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसियस जीवाणु होता है उसका उपयोग टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। ये तो पादपों के लिए ओनली, याद रखना जंतुओं के लिए आरआई प्लाज्मिड होता है। तो ना इसमें पहले तो टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम देख लो। इसमें दो क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो वीआईआर क्षेत्र और टीआई जीन। वीआईआर क्षेत्र जो डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री होती है उनमें गांठों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करता है? गांठों का निर्माण करते हैं। और जो टीआई जीन होती है वो टी जीन का नियंत्रण करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो ये तो इसका डायग्राम हो गया। फिर जो डाइकोट वीर क्षेत्र होता है वो मतलब डाइकोट में गांठों का निर्माण करती है, तो वो गांठें होती है। जो लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक गुलाबी रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे अपन को मतलब जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। राइजोबियम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तो वायुमंडल की लेके भी करते हैं और जो मृदा में उपस्थित होती है वो भी करते हैं। इसी प्रकार एग्रोबैक्टीरियम जंतुओं में बात करते हैं। तो इसी प्रकार जंतुओं में जीनस जो जीवाणु होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। कौन सा जीवाणु? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। बैक्टीरियम राइजोजीनस का उपयोग में आरआई प्लाज्मिड का उपयोग जंतुओं में करते हैं। आरआई प्लाज्मिड का उपयोग
जबकि पादपों में करते हैं टीआई प्लाज्मिड का उपयोग। आरआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? वाहक के रूप में का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। वाहक के रूप में किया जाता है। जंतुओं में दो प्रकार के वायरस होते हैं, एक तो रियो वायरस और रिट्रोवायरस। जंतुओं में कौन से दो प्रकार के वायरस होते हैं? रियो वायरस। जंतुओं में दो प्रकार के वायरस होते हैं। जंतुओं में दो प्रकार के वायरस होते हैं। के वायरस का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। वायरस का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। वाहक के रूप में करते हैं। तो कौन सा होता है? पहले तो रियो वायरस। जंतुओं में दो प्रकार के वायरस का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? रियो वायरस और रिट्रोवायरस। कौन कौन से होते हैं? रियो वायरस और रिट्रोवायरस। पहले तो पादपों में किसका प्रयोग करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसियस। यहाँ पे जीवाणु का नाम ध्यान रखना, उसमें जंतु पादपों में करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेंसियस, जबकि जंतुओं में किसका करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस का। और इधर आरआई प्लाज्मिड होता है, जबकि पादपों में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस होता है, उसका आरआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? जंतुओं में करते हैं। अब जंतुओं में दो प्रकार के वायरस का उपयोग करते हैं वाहक के रूप में, जो ये होता है आरआई प्लाज्मिड में दो वायरस होते हैं। तो एक का नाम है रियो वायरस और दूसरे का नाम है रिट्रोवायरस। कौन सा नाम है? रियो वायरस और रिट्रोवायरस। वैसे तो मोस्टली अगर बात करें तो वैसे टीआई प्लाज्मिड होता है वो केवल पादपों के लिए होता है, जबकि आरआई प्लाज्मिड होता है उसका उपयोग अपन इसके लिए भी कर सकते हैं। जंतुओं और पादपों दोनों कर सकते हैं। वैसे मोस्टली तो करना तो उसी का ही चाहिए, टीआई प्लाज्मिड का। पर ऐसे नहीं है कि वो बनते हैं, मतलब ऐसे है उसके बाउंडेशन है कि मतलब नहीं मेरे को तो जंतुओं में करना ही नहीं है या मेरे को पादपों में करना ही नहीं है। केवल टीआई प्लाज्मिड हो वो बंधित होता है कि मेरे को केवल पादपों में ही करना है। जबकि आरआई प्लाज्मिड होता वो तो ऐसे सोचता है कि कोई नहीं, मैं तो जंतुओं में भी कर लूंगा तो पादपों में भी कर लूंगा। ऐसा नहीं होता कि मैं तो जंतुओं में ही करूंगा, पादपों में नहीं करूंगा। तो आरआई प्लाज्मिड पादपों में भी कर सकता है, ध्यान रखना। पादपों में वैसे तो अगर पूछे क्वेश्चन में नॉर्मली तो टीआई प्लाज्मिड ही करना है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो टीआई प्लाज्मिड करना है। पर अगर आरआई प्लाज्मिड हो जबकि ऑप्शन में टीआई प्लाज्मिड नहीं हो तो आरआई प्लाज्मिड करना। पादपों में भी कर सकता है, ये पादपों में भी इसका उपयोग वाहक के रूप में कर सकते हैं। पादपों में भी इसका उपयोग वाहक के रूप में कर सकते हैं। उपयोग वाहक के रूप में कर सकते हैं। वाहक के रूप में कर सकते हैं। आरआई प्लाज्मिड होता है वो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से निकाला जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ध्यान रखना। और राइजोजीनस होता है वो जीवाणु होता है, राइजोजीनस जो क्या करता है? हेरी रूट डिजीज होती है ना, उसे उत्पन्न करता है। पादपों में ध्यान रखना, हेरी रूट डिजीज। ऐसे नहीं कि तुम जंतुओं में भी लिख दो हेरी रूट डिजीज, जंतुओं में तो कोई सी रूट होती ही नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे? तो जंतुओं में हेरी रूट डिजीज नहीं होती, वो केवल पादपों में होती है। तो हेरी रूट डिजीज उत्पन्न करता है ये। पहले तो आरआई प्लाज्मिड पादपों में भी इसका यूज किया जाता है। केवल टीआई प्लाज्मिड होता है उसका केवल उपयोग पादपों में किया जाता है, जबकि उसका उपयोग जंतुओं में नहीं किया जाता। आरआई प्लाज्मिड होता है उसका जंतुओं में भी किया जा सकता है और मतलब पादपों में भी किया जा सकता है। ये किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से होता है। और इसमें ना मतलब दो वायरस होते हैं, रियो वायरस और रिट्रोवायरस। कौन सा होता है? रियो वायरस और रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस होता है वो कैंसर उत्पन्न करता है। कौन सा उत्पन्न करता है? कैंसर का कारक होता है। और एचआईवी डिजीज होती है वो उत्पन्न करता है। कौन सी डिजीज करता है? एचआईवी डिजीज। तो केवल जो रिट्रोवायरस होता है उसका जंतुओं में यूज किया जाता है और रियो वायरस होता है वो हेरी रूट डिजीज उत्पन्न करता है। तो इसका उपयोग अपन जंतुओं में नहीं कर सकते क्योंकि ये हेरी रूट डिजीज उत्पन्न करता है। हेरी रूट डिजीज ऐसा तो है नहीं कि जंतुओं में करेगा, जंतुओं में तो करेगा कहाँ से? क्योंकि
होती, ऐसा तो है नहीं कि उनमें रूट नहीं होती, रूट नहीं होती तो ये डिजीज भी उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर ये रियो वायरस होता है वो केवल पादपों के लिए होता है, रिट्रोवायरस होता है वो कैंसर का कारक होता है और HIV डिजीज का प्रतिरोधक होता है। अब अपन और मतलब है ना कॉस्मिक इसके गुण पढ़ेंगे, वाहक के गुण, वो कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय पे। आज की क्लास इतनी। अब ORI मतलब वाहक के गुण अपन कल पढ़ेंगे। तो अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं।